हाय गाइस। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेनिफिट ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अच्छा, पहले हम लोग ऑलरेडी अभी तक क्या पढ़े हैं? एक तो इंटरनल कंट्रोल्स का कंपोनेंट्स क्या है और इनर लिमिटेशन क्या है। अभी अगर इतने चीज जान गए हम लोग, तो इतना तो पता है कि भाई इंटरनल कंट्रोल एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज है और उसमें हम लोगों को उसको प्रॉपरली चेक तो करना ही है, मतलब इवेल्युएट करना है। उसका फायदा क्या होगा, पहले हम लोग फायदा जान लेते हैं, उसके बाद इवेल्युएट करने का जो जो तरीका है वो सारे जानेंगे। ठीक, तो बेनिफिट्स ऑफ इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल है क्या? द रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल विल एनेबल द ऑडिटर टू नो, किस चीज के लिए एनेबल करेगा? टू नो whether error or frauds are likely to be located in the ordinary course of business। मतलब अगर हम लोग इंटरनल कंट्रोल को अच्छे से इवेल्युएट करें तो हम लोग ऑडिटर को पता चलेगा कि इंटरनल कंट्रोल वो कैपेबल है क्या नहीं, कि वो एरर और फ्रॉड को वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लोकेट कर सकता है कि नहीं। ठीक है, वेदर एन एडुकुएट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज, मतलब एडुकुएट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम यूज में है क्या नहीं, एंड ऑपरेटिंग एज प्लान बाय मैनेजमेंट, एंड वो ऑपरेट कर रहा है जैसा कि मैनेजमेंट ने प्लान किया। वेदर एन इफेक्टिव इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट इज ऑपरेटिंग, एक इफेक्टिव इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट ऑपरेट कर रहा है कि नहीं। ठीक है, वेदर द कंट्रोल्स आर एडिक्वेटली सेफगार्ड दैट, मतलब जो एसेट्स है हम लोगों का उसको कंट्रोल प्रॉपरली एडिक्वेटली सेफगार्ड कर रहा है। व्हाट आर द एरिया वेयर कंट्रोल इज वीक एंड वेयर इट इज एक्सेसिव, मतलब हम लोगों को ये भी देखना होगा, मतलब ये जो इवेल्युएट करेंगे उससे ये भी पता चलेगा कि कौन सा जगह पे कंट्रोल वीक है एंड कौन सा जगह पे कंट्रोल एक्सेसिव। देखिए, अगर कंट्रोल कम हुआ तो भी हम लोगों का लॉस है कि भाई प्रॉपरली कंट्रोल नहीं हो रहा है तो उसमें मिसस्टेटमेंट होने का चांसेस ज्यादा है। और कंट्रोल ज्यादा हुआ उसमें भी हम लोगों का लॉस है कि अननेसेसरी ज्यादा आप उसमें फोकस कर रहे हो। वो जैसे कि आपका 100 पर्सन है इंटरनल कंट्रोल को चेक करने वाला, आप अगर एक जगह पे जहां पे 5 जगह पे आप 20-20 बंदे रख सकते हो, आप एक ही जगह पे 40 बंदे रख तो एक जगह का तो वो पर्सन कम हो गया, उसमें कंट्रोल कम हो गया, मतलब उसमें रिस्क ज्यादा हो गया तो मिसस्टेटमेंट होने का प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा हो गया। ठीक है, एंड व्हाट आर सम सजेशंस कैन, व्हाट सम वेदर सम सजेशन कैन बी गिवन टू इंप्रूव द कंट्रोल। तो जो हम लोग मतलब इवेल्युएट करेंगे उसमें टोटल 6 फायदे हैं। क्या क्या है? वेदर एरर और फ्रॉड्स आर लाइकली टू बी लोकेटेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, whether an adequate internal control system is in use and operating as planned by management, whether an effective internal audit department is operating, क्या एक इफेक्टिव इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट ऑपरेट कर भी रहा है कि नहीं, whether the controls adequately safeguard the assets, and whether what are the area where control is weak and where it is excessive, and whether some suggestion can be given to improve the control। ठीक है, तो ये सारे हैं बेनिफिट्स। अभी टूल्स देख लेते हैं, कौन कौन से टूल्स है हम लोगों के पास टू इवेल्युएट इंटरनल कंट्रोल। टोटल हम लोगों के पास 5 टूल्स है। टोटल हम लोगों के पास 4 टूल्स है, सॉरी 5 नहीं 4 टूल्स है। नैरेटिव रिकॉर्ड, चेकलिस्ट, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर एंड फ्लो चार्ट। नैरेटिव रिकॉर्ड, नैरेटिव रिकॉर्ड में क्या बोला है, मतलब ये एक है कि ये पहले तो इसमें आप पूरा चीज लिखोगे। ठीक है, मतलब हर चीज, it is most exhaustive and detailed to evaluate internal control, detailed record, detailed record to evaluate internal control। ठीक है, हाँ, to evaluate are relevant for the entities where no formal internal control system is present। मतलब कोई जगह पे अगर कोई फॉर्मल इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रेजेंट नहीं है तो उसमें नेगेटिव रिकॉर्ड काम में आएगा। और इसमें ये सबसे ज्यादा एग्जॉस्टिव एंड डिटेल्ड रिकॉर्ड है। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या है? डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड द सिस्टम, मतलब एक
नेगेटिव रिकॉर्ड में क्या है कि आपको सारी चीजें लिखना पड़ेगा, ठीक है, सारी चीजें। तो ये क्या है, ये डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड सिस्टम है, मतलब एक प्रॉपर सिस्टम उसको लाने में वो मतलब बहुत डिफिकल्ट है। आप सब कुछ कैसे लिख सकते हो ना। तो आइडेंटिफाई द वीकनेस इज नॉट पॉसिबल। मतलब नेगेटिव रिकॉर्ड में जो वीकनेस को मेन जो हम लोगों का मोटिव है टू आइडेंटिफाई द वीकनेस, वही पॉसिबल नहीं है। नॉट एडेप्टेबल टू चेंजेस, ये एडेप्टेबल नहीं है चेंजेस के लिए, ठीक है। चेकलिस्ट, चेकलिस्ट क्या है, ऑब्वियसली आपको नाम से ही पता चलेगा, ये चेकलिस्ट है। ए सीरीज ऑफ क्वेश्चंस एंड और इंस्ट्रक्शन फ्रेम एंड फील्ड बाय द मेंबर ऑफ द ऑडिट स्टाफ। चेकलिस्ट और जो इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन है वो लगभग सेम सेम है, बस थोड़ा सा रिप्रेजेंट। चेकलिस्ट में क्या बोला, ये सीरीज ऑफ क्वेश्चन है जो कि मतलब उसको बनाएगा और फिल करेगा ऑडिट स्टाफ। आंसर वो हो सकता है या तो येस हो सकता है, या तो नो हो सकता है, या तो एनए हो सकता है, नॉट एप्लीकेबल। येस मतलब डिनोट्स अप्रूवल या फेवरेबल या फिर सेटिस्फैक्टरी। नो मतलब डिनोट्स वीकनेस इन द सिस्टम, और नॉट एप्लीकेबल मतलब वेयर इट इज नॉट रिलेटेड टू द एंटिटी। इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन क्या है कि ये भी सीरीज ऑफ क्वेश्चन है, लेकिन ये क्या है, ये फ्रेम्ड बाय ऑडिटर एंड रिक्वेस्टेड टू बी फील्ड बाय मैनेजमेंट है। मतलब ये बनाएगा ऑडिटर, लेकिन इसको फील्ड मैनेजमेंट करेगा। इसमें भी सेम है, येस नो और नॉट एप्लीकेबल। फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट क्या है कि ये सबसे बेस्ट होता है, ठीक है, कोई भी एक चीज को समझने के लिए। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल इवेल्युएशन। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल इवेल्युएशन। इट इज मोस्ट कंसाइज वे ऑफ रिकॉर्डिंग इवेल्युएटिंग रिकॉर्डिंग इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ये मोस्ट कंसाइज वे है ऑफ रिकॉर्डिंग इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ऑब्वियसली फ्लो चार्ट में क्या है, सबसे आप कंसाइज फॉर्म में आप कर सकते हैं। इट विल प्रोवाइड बर्ड्स आई व्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ये एक बर्ड है, क्योंकि अगर आपका जो सिस्टम है उसको आप फ्लो चार्ट में ढाल दो तो वो क्या होगा, वो एक मतलब आप बहुत बड़े सिस्टम को भी आप फ्लो चार्ट में डाल सकते हो। तो वो अल्टीमेटली एक बर्ड्स आई व्यू, मतलब एक ऊपर वाला व्यू, ठीक है, लाइक आसमान से जैसे बर्ड देखते हैं उस हिसाब से बर्ड्स आई व्यू प्रोवाइड करेगा। एंड इट मिनिमाइजेस नेगेटिव एक्सप्लेनेशन, जो आपको पूरा जो डिटेल में एक्सप्लेनेशन देना होता है वो उसको मिनिमाइज करेगा। तो टोटल हम लोगों के पास 4 टूल्स होगा, एक है नेगेटिव रिकॉर्ड्स, टिक लिस्ट, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन है और फ्लो चार्ट। हम लोग बेनिफिट्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल भी देखे, क्या क्या है, whether error or flaws are likely to be located in the ordinary course of business, whether an adequate internal control system is in use and operating as planned by management, whether an effective internal audit department is operating, whether the controls adequately safeguard the assets, and what are the area where a control is weak and where it is excessive, and what some suggestions can be given। मतलब error or fraud, एडुकेट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है कि नहीं, इफेक्टिव इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट ऑपरेट कर रहा है कि नहीं, कंट्रोल एडुकेटली सेफगार्ड कर रहा है कि नहीं एसेट्स को, कौन से एरिया पे कंट्रोल वीक या फिर स्ट्रांग है, और सजेशन जो हम लोग दे सकते हैं टू इम्प्रूव द इंटरनल कंट्रोल। अच्छा, हम लोग तो देख लिए कि इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन है वो सीरीज ऑफ क्वेश्चन। अभी आप सोचिए कि अगर आपको क्वेश्चन में आया कि कौन कौन से क्वेश्चन हो सकता है, एग्जाम्पल्स दो इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर के, कि वो सारे क्वेश्चन परचेस रिलेटेड या फिर स्टेटस है, कुछ भी रिलेटेड हो सके या आंसर, तो क्या आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन आप अगर ये पढ़ लोगे ना तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। अल्टीमेटली आप ये देखो कि उसका आंसर या तो येस होना चाहिए, या तो नो होना चाहिए, या तो नॉट एप्लीकेबल होना चाहिए। तो एक एक करके देखते हैं। परचेस के लिए क्या हो सकता है, आर परचेस सेंट्रलाइज इन द परचेस डिपार्टमेंट। इसका आंसर येस हो सकता है, या तो नो हो सकता है, या नहीं हो सकता। अगर नो हुआ तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे या फिर रिमार्क में पूछेंगे कि भाई आप मेरे को बोलो। आर परचेस सेंट्रलाइज इन द परचेस डिपार्टमेंट। आर परचेस मेड ओनली फ्रॉम अप्रूव सप्लायर। मतलब परचेस जो हुआ है वो अप्रूव सप्लायर से हुआ है कि नहीं। आर परचेस ऑर्डर आर प्री नंबर्ड। मतलब जो भी परचेस ऑर्डर है वो पहले ही नंबर हो गए, जैसे कि टैली में क्या होता है कि 001 002 ऐसे प्रॉपरली परचेस ऑर्डर होता है, ठीक है, P001 P002। अभी आप अगर ऊपर नीचे करोगे ना तो वो क्या आपसे गलती हो सकता है, ठीक है। आर ऑल मटेरियल्स रिसीव्ड ओनली इन द रिसीविंग डिपार्टमेंट। मतलब सारे मटेरियल वो सिर्फ रिसीविंग डिपार्टमेंट में ही आए या फिर अलग डिपार्टमेंट में भी आया।
एंड आर रिसिप्ट ऑफ मटेरियल एविडेंस बाय प्री नंबर्ड गुड्स रिसिप्ट नोट। मतलब जो रिसिप्ट ऑफ मटेरियल है वो उसका एविडेंस है क्या नहीं गुड्स रिसिप्ट नोट के। ठीक है, नोट। तो क्या क्या है परचेस का, हम लोग क्या क्या क्वेश्चन कर सकते हैं। एक तो आर परचेस सेंट्रलाइज इन द परचेस डिपार्टमेंट, आर परचेस मेड ओनली फ्रॉम अप्रूव्ड सप्लायर, आर परचेस ऑर्डर्स प्री नंबर्ड, ऑल मटेरियल रिसीव्ड ओनली इन द रिसीविंग डिपार्टमेंट, एंड आर रिसिप्ट ऑफ मटेरियल्स एविडेंस्ड बाय प्री नंबर्ड गुड्स रिसीव्ड नोट। क्रेडिटर के लिए क्या हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। डज द सिस्टम इंश्योर दैट ऑल इनवॉइसेस आर ड्यूली प्रोसेस्ड, आर ऑल सप्लायर्स स्टेटमेंट कंपेयर्ड विद द लेजर अकाउंट। मतलब जो भी सप्लायर का स्टेटमेंट है, ठीक है, वो जो लेजर में बना है, लाइक सप्लायर अगर खुद का कुछ स्टेटमेंट भेजा कि मेरा पूरे साल में इतना ट्रांजेक्शन हुआ, इतना बैलेंस बाकी है, वो लेजर से मैच कराएगा। इज अ लिस्ट ऑफ अनपेड क्रेडिटर्स प्रिपेयर्ड एंड रिकंसल्ड पीरियडिकली। मतलब क्या कोई लिस्ट बनाया गया है कि नहीं कि अनपेड जो जो अनपेड क्रेडिटर्स है उसके लिए, एंड उसको प्रॉपरली पीरियडिकली रिकंसिल किया जा रहा है। आर और सप्लायर्स इनवॉइसेस रूटेड डायरेक्टेड टू द अकाउंट डिपार्टमेंट। जो भी इनवॉइसेस है सप्लायर्स के, वो डायरेक्टली अकाउंट डिपार्टमेंट में भेजे जा रहे हैं। आर दे एंटर इन ए बिल रजिस्टर बिफोर सबमिटिंग देम टू अदर डिपार्टमेंट फॉर चेक एंड और अप्रूवल। मतलब जो बिल है ना वो कोई भी रजिस्टर में उसमें एंट्री किया जा रहा है कि नहीं, वो दूसरे वो जो बिल को दूसरे जगह पे भेजनी। अगर सोचिए कि उसको रजिस्टर नहीं करके दूसरे जगह पे भेज दिए, और सोचिए अकाउंट डिपार्टमेंट में भेजे और गलती से अकाउंट डिपार्टमेंट से उसका एंट्री मिस हो गया, तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि वो कोई बिल या फिर माल आया था कि नहीं। क्योंकि परचेज डिपार्टमेंट जो जो क्रिएटर्स है जो परचेज कर रहा है या फिर स्टॉक डिपार्टमेंट जहाँ पे मिल मतलब माल आ रहा है, अगर वो बिल ही नहीं रखा और दूसरे किसी को भेज दिया और उधर से भी एंट्री करना मिस हो गया, तब तो हो गया। अगर बिल रजिस्टर में मेंटेन किया जाएगा जहाँ पे बिल आ रहा है, तो वो क्या होगा कि वो एक हेल्प करेगा और मतलब डबल चेक करने में। ठीक है, तो क्या क्रिएटर्स के लिए क्या देखें हम। डज द सिस्टम इंश्योर दैट ऑल इनवॉइसेस आर ड्यूली प्रोसेस्ड, आर ऑल सप्लायर स्टेटमेंट कंपेयर्ड विद लेजर अकाउंट, is a list of unpaid creditors prepared and reconciled periodically, are all suppliers invoices routed directed to the account department, are they entered in a bill register before submitting them to other department for check and या फिर और approval। ठीक है। इन्वेंट्रीज में क्या बोला गया, आर स्टॉक स्टोर्ड इन असाइन्ड एरियाज। मतलब जो स्टॉक स्टोर हो रहा है वो जो एरिया ऐसे नहीं उधर ही हो रहा है या अलग कहीं भी हो रहा है, ठीक है, वो भी हम लोगों को देखना होता है। उसमें आप यस नो कर सकते, उसमें अगर कुछ नो हुआ तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इज रिकॉर्ड रिव्यूड पीरियडिकली, इज ए रिकॉर्ड मेंटेन फॉर द इंश्योरेंस पॉलिसी। मतलब कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है कि नहीं इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए। इज द एडुकेसी ऑफ इंश्योरेंस कवर रिव्यू पीरियडिकली। मतलब जो इंश्योरेंस कवर है उसका एडुकेसी आप पीरियडिकली रिव्यू कर रहे हो कि नहीं। मतलब सोचिए आपका स्टॉक है 5 करोड़ रुपए का, लेकिन आप इंश्योरेंस लेकर रखे हो 4 करोड़ या 3 करोड़ या 2 करोड़ का। अल्टीमेटली तो स्टेट में मतलब स्टॉक तो अंडर इंश्योर्ड हुआ ना। तो भाई फायदा क्या हुआ मेरा। अगर मेरा कोई भी कुछ भी अनहानि हुआ, कोई भी मिसफॉर्चून हुआ और सोचे कि मेरे इन्वेंट्री में आग लग गया, तो मेरे को 5 करोड़ मिलेगा ही नहीं, मेरे को 2 करोड़ या 3 करोड़ मिलेगा। तो अल्टीमेटली 2 करोड़ का तो लॉस किया। आर स्टॉक रिकॉर्ड्स पीरियडिकली रिकंसल्ट विद अकाउंटिंग रिकॉर्ड। क्या जो स्टॉक रिकॉर्ड्स है वो पीरियडिकली रिकंसाइल हो रहा है कि नहीं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में। तो इन्वेंटरीज में क्या देखें हम लोग, आर स्टॉक स्टोर्ड इन असाइन्ड एरियाज, इज रिकॉर्ड रिव्यूड पीरियडिकली, इज ए रिकॉर्ड मेंटेन फॉर द इंश्योरेंस पॉलिसी, is the adequacy of insurance cover review periodically, are stock record periodically reconciled with accounting records। ठीक है, मतलब स्टॉक रिकॉर्ड वो पीरियडिकली रिकंसाइल हो रहा है कि नहीं जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है। स्टॉक में तो आप दिखा रहे हो, वो अकाउंट जो आप मेंटेन करो उसमें भी तो रिफ्लेक्ट करना चाहिए ना सेम। फिक्स एसेट्स में क्या है, आर बजट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर अप्रूव। क्या तो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए बजट आप निर्धारित कर रहे हो, वो क्या अप्रूव तो क्या रहा है। आर फिक्स एसेट्स वेरीफाइड पीरियड। क्या फिक्स एसेट जो भी है वो वेरीफाई हो रहा है कि नहीं पीरियडिकली। आर रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड ऑन सच वेरिफिकेशन। जो आप मतलब वेरीफाई कर रहे हो उसमें आप रिपोर्ट भी बना रहे हो कि नहीं। इज देयर ए रिटन प्रोसीजर फॉर सच वेरिफिकेशन।
क्या उधर कोई रिटेन प्रोसीजर है, या आप बस ऐसे ही जाके हाँ ठीक है मेरा बिल्डिंग है? अरे भाई बिल्डिंग को प्रॉपर वैल्यू करो, प्रॉपर देखो कि कैसा है कैसा नहीं। इज देयर डू सच रिपोर्ट इंडिकेट डैमेज और ऑब्सोल्यूट आइटम्स ऑफ फिक्सेस? मैं जैसे बोला कि अगर कोई सोचे कि प्लांट एंड मशीनरी है, वो प्रॉपरली पहले तो आप वेरीफाई कर रहे हो कि नहीं, फिर रिटेन एक प्रोग्राम है कि नहीं, फिर वो रिपोर्ट डैमेज या फिर ऑब्सोलेट आइटम्स को दिखा रहा है, ठीक है। आर बजट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर अप्रूव, आर फिक्स एसेट्स वेरीफाइड पीरियडिकली, आर रिकॉर्ड्स प्रिपेयर्ड ऑन सच वेरिफिकेशन, इज देयर ए रिटन प्रोसीजर फॉर सच वेरिफिकेशन, डू सच रिपोर्ट इंडिकेट डैमेज और ऑब्सोलेट आइटम्स ऑफ फिक्स एसेट्स, ठीक है। 25 में क्या है, आर परचेस सेंट्रलाइज इन द परचेस डिपार्टमेंट। फिर क्या है, आर परचेस मेड ओनली फ्रॉम अप्रूव सप्लायर्स, परचेस ऑर्डर पी नंबर, all materials received only in the receiving department, receipt of materials evidenced by P number to receipt name. Status में क्या है, does the system ensure that all invoices are duly processed, are all supplier statements compared with ledger accounts, is a list of unpaid creditors prepared and reconciled periodically, are all suppliers invoices routed directed to the account department, are they entered in a bill register before submitting them to other department for such check and या फिर और approval. Are stock stored in assigned areas? Is record reviewed periodically? Is a record maintained for the insurance policies? Is the adequacy of insurance cover reviewed periodically? Are stock records periodically reconciled with accounting records? And are budgets for capital expenditure approved? Are fixed assets verified periodically? Are reports prepared on such verification? Is there a written procedures for such verification? And do such report indicate damage or या फिर obsolete items? ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन है। अभी डॉक्यूमेंटिंग द रिस्क, इसमें क्या बोला गया है कि ऑडिटर को कुछ कुछ चीजें डॉक्यूमेंट करना, जैसे इसे 300 में भी ऑडिटर को कुछ कुछ चीजें डॉक्यूमेंट करना था, ऐसे ही इसमें भी कुछ कुछ चीजें ऑडिटर को डॉक्यूमेंट करना है। क्या क्या? डिस्कशन अमंग द एंगेजमेंट टीम एंड सिग्निफिकेंट डिसीजन रिस्क। इसमें क्या बोला गया है कि ऑडिटर को कुछ कुछ चीजें डॉक्यूमेंट करना है। क्या डॉक्यूमेंट करना है? डिस्कशन अमंग द एंगेजमेंट टीम एंड सिग्निफिकेंट डिसीजन रिस्क, मतलब जो भी एंगेजमेंट टीम का डिस्कशन होगा उसको, एंड जो भी सिग्निफिकेंट डिसीजन होगा उसको आपको डॉक्यूमेंट करना है। Key elements of understanding obtained regarding the aspects of the entity and its environment. क्या क्या डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा? एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, component of internal control, sources of information, and risk assessment procedures performed. ठीक है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा? एक तो एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, component of internal control, sources of information, and the risk assessment procedure performed. रिस्क ऑफ मेटल मिस्टेटमेंट एट फाइनेंशियल लेवल और एसेशन लेवल, उसमें क्या बोला गया है, मतलब ये भी मतलब रिस्क ऑफ मेटल मिस्टेटमेंट एट फाइनेंशियल लेवल भी और एसेशन लेवल में भी आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। एंड रिस्क आइडेंटिफाइड एंड रिलेटेड रिस्क अबाउट व्हिच द ऑडिटर हैज ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो चार चीजों को लेकर आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा ऑडिटर को। क्या क्या? जो भी डिस्कशन एंगेजमेंट टीम के साथ हुआ है एंड सिग्निफिकेंट डिसीजन जो भी रीच हुआ है, की एलिमेंट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन रिगार्डिंग, मतलब ये चारों चीजों को लेके जो की एलिमेंट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, क्या चारों चीजें? एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म। फिर क्या है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट फाइनेंशियल लेवल और एसेशन लेवल। उसके बाद क्या है? रिस्क आइडेंटिफाइड एंड रिलेटेड रिस्क अबाउट व्हिच द ऑडिटर हैज ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, मतलब रिस्क आइडेंटिफाइड और रिलेटेड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट फाइनेंशियल लेवल और एसेशन लेवल, की एलिमेंट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसको लेके एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म और डिस्कशन अमंग एंगेजमेंट टीम एंड सिग्निफिकेंट डिसीजन। अदर प्रोविजन ऑफ, मतलब इसमें कुछ कुछ प्रोविजन जो है वो भी हम लोग को देखना पड़ता है। उसमें मेन दो ही प्रोविजन है जो हम लोग पढ़ना। आप अगर अगर अलग भी पढ़ना चाहो तो आप बुक से पढ़ सकते हो, लेकिन इसमें मेन दो ही प्रोविजन। एक है सेक्शन 134 सबसेक्शन 5 क्लॉज बी। उसमें क्या बोला गया है कि इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी द डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट शैल स्टेट। क्या बोलना चाहिए डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट? द डायरेक्टर हैड लेड डाउन
internal financial control to be followed by the company. ठीक है, and internal financial controls are adequate and where appropriate operating effectively. मतलब सेक्शन 134 सबसेक्शन 5 क्लॉज ई में क्या बोला गया है कि लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट है, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट है, उसमें क्या बोलना चाहिए, द डायरेक्टर हैज लेड डाउन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल टू बी फॉलोड बाय द कंपनी. मतलब डायरेक्टर वो डिस्क्राइब किया है कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल जो कि फॉलोड should be that to be followed by the company, and internal financial controls are adequate and operating effectively. तो जो भी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है वो एडुकेट भी है और इफेक्टिवली ऑपरेट भी कर रहा है. सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज आई, इसमें क्या बोला गया है कि ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल स्टेट whether the company has adequate financial control and whether internal financial control operating. मतलब जो डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में बोलना चाहिए तो ये सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज आई में भी बोला गया है कि ऑडिटर को बोलना चाहिए कि द ऑडिटर्स रिपोर्ट स्टेट वेदर द कंपनी हैज एडुकेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड वेदर इट ऑपरेट्स इफेक्टिवली. ठीक है, इसका एक्सेप्शन क्या है, ओपीसी और स्मॉल कंपनी या फिर टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ प्लस एग्रीगेट ऑफ बोरोइंग लेस देन 50 करोड़. ठीक है, मतलब क्या, इसका एक्सेप्शन क्या है, या तो ओपीसी या फिर स्मॉल कंपनी होना चाहिए या फिर टर्नओवर 50 करोड़ से कम एंड एग्रीगेट बोरोइंग. मतलब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए. ये जो सेकंड कंडीशन है इसमें दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए. एक तो टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ होना चाहिए एंड एग्रीगेट बोरोइंग लेस देन 50 करोड़ होना चाहिए फ्रॉम बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. ठीक है, तो आज के लिए क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं. कल हम लोगों का स्टार्ट होगा एसे 315. कल मजा आएगा, कल अच्छे से पढ़ेंगे. कल स्टार्ट होगा हम लोगों का एसे 315. बाय. और हाँ, मुझे फॉलो करना नहीं भूलिएगा इंस्टा पे, टेलीग्राम पे, दोनों का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. बाय.